बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी में अपनी असल जो मुद्दा है हमारा उससे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी तमाम अवाम से, लाहौरियों से, पाकिस्तानी अवाम से कि हम लोग कोरोना से बचने के लिए एसओपीज़ पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से हट के भी बहुत से इश्यूज हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, जिन पर हम चाहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो आए। तरक्याती फंड्स रुके हुए हैं, लाहौर के अंदर तरक्याती काम नहीं हो रहा है। मैं और मेरी टीम जो है वो डेली बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि कोरोना इशू से, सेहत इशू से हट के भी बहुत से और इंपॉर्टेंट इश्यूज है। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी के साथ साथ हमें जो है वो तालीमी इदारे बंद हो जाने की वजह से हमारे तालीम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत से इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन डिस्कस इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आवाम एसओपीज पर अमल नहीं कर रही है, कोरोना की सेकेंड वेव को सीरियस नहीं ले रही है। हुकूमती सतह पर बार बार दावे किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे, ये कहा जा रहा था कि अगर अपोजिशन बाज नहीं आती या हुकूमत के अलावा जो अवाम है वो एसओपीज पर अमल नहीं करती है तो फिर हुकूमत जो है वो लॉकडाउन की तरफ जा भी सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन से ये मरहला आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन अवाम से मेरी अपील है कि आप लोग खुद एसओपीज का ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग बहुत से और फॉरेन कंट्रीज को एडमायर करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का हाल देखिए, सुपर पावर्स का हाल देखिए, दोस्त ममालिक का हाल देख लीजिए, इस्लामी ममालिक का हाल देख लीजिए। इस टाइम पूरी दुनिया इस पेंडेमिक की जद में है। हमें इसको अगर मात दे सकते हैं तो सिर्फ इस तरह से दे सकते हैं कि हम एसओपीज पर अमल करें जो हुकूमत की जानिब से बार बार बताए जा रहे हैं। सिर्फ मास्क ही लगा लें, 70% तक हम इस कोरोना वबा पर काबू पा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर लाकानूनियत इतनी ज्यादा है कि जो काम हुकूमत करने को कह देती है या जो कानून बना दिया जाता है हमने उसको वॉयलेट जरूर करना है, हमने उसको तोड़ना है। हम इसको कौमी फरीजा समझते हैं कि किसी भी हुकूमत की बात को या कोई भी कानून को अगर हम अपने ऊपर लागू कर ले और उसके खिलाफ हम ना जाएं तो ये आई गेस हम इस पर काबू पा सकते हैं। तुर्की की मिसाल अपने सामने ले लें कि उनके कार्ड चाहे काट दें, लेकिन अगर उनकी हुकूमत ने कह दिया मास्क लगाना है तो वो मास्क लगाएंगे। अगर वहां पर सैनिटाइजर्स का कह दिया गया है तो वो सैनिटाइजर यूज करेंगे। 8-8 महीने तक वो मास्क लगा के स्टिल अभी तक कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे ही कोरोना पर काबू पाया, मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करना छोड़ दिया, बड़े बड़े शादियों के इज्तिमात हुए, जल्द से जुलूस हुए जिसमें ऑपोजिशन भी उतनी कसूरवार है, उसमें हुकूमत भी उतनी कसूरवार है, साथ ही साथ आप और हम लोग जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो भी उतने ही कसूरवार है। तो आप हुकूमत को या सेहत डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आज के मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे, मसरूफ दिन गुजारा उन्होंने, और अभी जो एक खबर सामने आ रही है गर्मा गर्म के चौधरी बरादरान के साथ जो खान साहब की मुलाकात हुई है, अब ये बड़ा ब्रेक थ्रू ये आया है कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे चौधरी बरादरान के उनको दूर कर दिया गया है खान साहब की जानिब से। तो खान साहब को यही दिल बड़ा करके ऑपोजिशन को भी इसी तरह से मेज पर बिठा लेना चाहिए है, सेहत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए है। तो यही सारे मौजूआत हैं। कोरोना वेव पर बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल है, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं डॉक्टर्स कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए। तो मैं अपने गेस्ट के तारुफ की जानिब चलती हूँ। वहीद आलम खान साहब MNA मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद आजम साहब चेयरमैन बैतुल माल पंजाब और रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद है, और डॉक्टर अताउर रहमान चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब रुख करती हूँ। इतनी लंबी इस प्रोग्राम की तमहीद बांधने का मकसद ये था कि हम आवाम को रियलाइज करवा सके कि आप लोग भी कसूरवार हैं अगर आप एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कितनी शिद्दत से ये वेव, सेकंड वेव जो आई है जिसकी जद में हम आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये बहुत ही खतरनाक वेव है और ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर रहा है, यानी कि अपनी शक्ल कर रहा है। और जो कराची यूनिवर्सिटी में जो लेबोरेटरी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखा गया है अलग अलग सैंपल्स को लेकर, और पता चला है कि इसमें जो वो वाले जीन जिससे इसकी जो खास एक प्रोटीन होती है जो एंटर करती है सेल्स के अंदर, वहाँ पे म्यूटेशंस आ गए हैं जिसकी वजह से इसकी एग्रेसिव काफी ज्यादा बढ़ गई है और अमवात भी जल्दी हो रही हैं। तो ये बड़ा सीरियस मामला है इस वक्त, और इसमें अगर हमने एहतियात नहीं करी तो खुदा न खास्ता ये बिल्कुल आग की तरह फैल सकता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि अमेरिका में हुआ है, बरतानिया में, फ्रांस में, इटली में और हिंदुस्तान में। तो हमें इसके लिए अभी वैक्सीन जो है वो 6-8-10 महीने दूर है। अभी वैक्सीन आपके पास फौरी तौर पे नहीं मिलेगी, कोई दवाई इसके लिए मुहैया नहीं है जो इसका इलाज कर सके। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि हम अपनी जो सियासत है उसको छोड़ दें और पॉलिटिकल पार्टी सारी मिलकर यकजा हो जाएं इसके खिलाफ जंग में। क्योंकि अगर हमने इससे अगर कॉन्कर नहीं किया तो फिर पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा, उससे बहुत बेरोजगारी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस टाइम पे
इस बात पर जो है वो सियासी बयानबाजी से हटकर आगे हमें काम करना चाहिए। वही साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, ऑपोजिशन क्यों दिल बड़ा नहीं कर रही है, क्यों जलसे जुलूस को पोस्टपोन नहीं कर रही है, क्योंकि यही अवाम है जिस पर आपने भी हुकूमत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोरोना वायरस मौजूद है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को उस SOPs जो हैं उन पर अमल करना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, जहाँ कहीं ज़्यादा लोग हों वहाँ पर भी मास्क लगाना चाहिए, और जितने भी डॉक्टर साहिबान और जो एक्सपर्ट हैं वो बातें बता रहे हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब बात आ गई आपकी कि जलसे जुलूसों में देखें, आप अभी भी पहले भी बात कर रही थी कि लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही। लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रही कि हुकूमत वक्त खुद संजीदा नहीं है। अच्छा, यानी आप ये देखें कि इमरान खान साहब भी जलसे जुलूस कर रहे थे, और अभी परसों की बात है कि फरदौस आशिक ऐवान साहिबा एक बड़ी रैली लेकर, और किसी ने ऐसा, तो ये बातें इस बात की गम्माजी करती हैं और लोगों को बताती हैं कि यार ये खुद तो सीरियस नहीं है, हमें कहे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा गिलगित का इलेक्शन हो गया, उसमें किसी ने SOPs की वो नहीं की। अमेरिका में हो गया, वहाँ पर भी ऐसे हुआ। लेकिन बहरहाल SOPs पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। हम अपने जो जलसे करने जा रहे हैं उसमें मसलन जो लाहौर का जलसा है जिसमें हमारी तैयारी है अभी, उसमें हमने 5 लाख मास्क जो हैं उसका ऑर्डर खुद यानी PDM की तरफ से दिया गया है। अच्छा। ताकि हर आदमी को जो एंटर होगा जलसागाह में उसको वो मास्क जो है मुहैया किया जाएगा। वही साहब, कितनी तादाद में जलसे में लोग आते हैं? 11 जमातों का ये इकट्ठ है, कितनी तादाद में लोग आते हैं? देखिए, कुछ अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी 50 लाख 50,000 60,000 लाहौर के अंदर कितना? नहीं, लाखों में होगा। अच्छा, लाखों 50,000 की बात नहीं है, मैंने लाखों में होगा। अच्छा। आपने ये देखा होगा कि गुजरांवाला छोटा सा शहर है, कोयटा उससे भी छोटा शहर है, मानसेरा उससे भी छोटा शहर है, वहां पर इतनी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी। तो ये लाहौर तो है ही 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी का, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का शहर है। अब आप खुद कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में मजमा होगा, चले आपकी बात ही मान लीजिए, लाखों के हुजूम को कंट्रोल करना आपके बस की बात है? देखिए, मेरी बात सुने, पहली बात तो ये होती है कि ये अपोजिशन का काम है जलसे जुलूस करना, हुकूमत वक्त का काम है फैसिलिटेट करना। अच्छा। ये जो हम मास्क दे रहे हैं ना, ये भी इन्हीं का काम है देना। असूली तौर पर ये हुकूमत वक्त जो भी हो, उसका सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे लोग कम हो चाहे ज्यादा हो, ये हुकूमत वक्त का काम होता है। ये दूसरी चीज भी, लेकिन हम अपने तौर पर भी हम भी समझते हैं कि इस पर अमल दरामद करना है। इसीलिए हम अपने जो भी एंटर होगा जलसागाह में उसको मास्क जो है और सैनिटाइजर जो है वो भी उनको दिया जाएगा, ताकि उस पर अमल दरामद किया जा सके। और ऐसे अगर मुमकिन जितनी हद तक मुमकिन है उस पर अमल दरामद किया जाए। ठीक है, मैं मलिक साहब आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन डॉक्टर साहब की तारीफ में चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू के आगाज में पहला फिक्र आपका ये था कि ये जो वायरस है ये अपनी शक्ल तब्दील कर चुका है। अब जो हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं, क्या उन किट्स के अंदर क्या वो इतनी कैपेबल हैं कि अगर ये अपनी हैयत या अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है तो वो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आ सके, हम पॉजिटिविटी उसको देख सके? डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह खान साहब आज गए हैं, चौधरी बरादरान को मना लिया है, अगर ऑपोजिशन को भी इसी तरह से मना लें, उनको कहें कि आए बैठे टेबल टॉक करते हैं, कुछ मामलात का हल निकालते हैं। इख्तलाफ होना ऑपोजिशन का काम ही है, तनकीद करना, लेकिन ऐसे तो नहीं किया जा सकता ना कि आप ऑपोजिशन से बात ही ना करें और कह दे जी हम इनके जहाँ पर ये मौजूद होंगे हम इनसे बात ही नहीं कर सकते। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही इंट्रो में फरमाया, कोरोना की जो लहर है, किसी भी गुफ्तगू में अगर दलील जो है वजन वाली ना हो तो उसका असर नहीं होता। तो हर बंदे को गुफ्तगू करने का हक पहुंचता। मैं नहीं समझता कि PDM या अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके पास कोई ऐसा एजेंडा है या उसमें कोई ऐसी इमरजेंसी की बात है कि इस पेंडेमिक दौर में भी उनको जलसे करना नागुज़ीर हो गया। वहीद आलम साहब ने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जलसे कर रहे थे, उन्होंने हाफिजाबाद के जलसे के बाद जब नेशनल कमांड का इजलास हुआ कोरोना के बारे में, तो उन्होंने उस सारी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया और पार्टी को भी हिदायत की कि अब इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा। पार्टी को हिदायत की, तभी फिरदौस आशिक अवानी इतनी बड़ी रैली लेकर निकली। मैं उधर ही आ रहा हूँ।
पार्टी को भी हदायत की कि वो कोरोना की वजह से अपनी सरगर्मियां महदूद करें। जहां तक आपने फरदौस आशिक अवान साहबा की बात की, इन्होंने उनकी रैली के बारे में तो बात कर ली जिसमें कुछ दर्जन गाड़ियां थी, लेकिन इन्होंने कल की जो बात है वो इनको भूल गई, जिसमें वो सरगोदा गई अपनी रिसेप्शन के लिए। जब उन्होंने देखा कि SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो वो तकरीब छोड़कर वापस चली गई। तो मकसद ये है कि हुकूमती जो पॉजिटिव काम है वो भी इनकी ऐनक से देखें तो वो आपको नेगेटिव नजर आता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं आखिरी बात करूंगा। मेरी गुजारिश ये है अपोजिशन से कि इन्होंने ये जो जलसे किए हैं अब तक, मरियम बीबी उसमें मेन स्पीच करती हैं, बिलावल भुट्टो साहब स्पीच करते हैं, और इनफरादी तौर पर भी ये मरियम साहिबा जलसे कर रही हैं। तो उन जलसों में सवाए रियासती इदारों पर कीचड़ उछालने के, सवाए रियासती इदारों को मलाइन करने के, सवाए रियासती इदारों में डिवीजन पैदा करने के और भी जलसे में को बात की गई है। और अगर मेरी गुजारिश, सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका, और अगर यही आपका नुक्ता नजर है, यही इतनी अहम बात है इस कौम के लिए, इस कौम के लिए कौमी यकजहती अहम नहीं है, इस कौम के लिए महंगाई अहम नहीं है, इस कौम के लिए लॉ एंड ऑर्डर अहम नहीं है, इस कौम के लिए कोरोना जैसी मूजी मर्ज को रोकने के लिए यकजहती और इत्तेफाक का मुजाहरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस कौम के लिए ये जरूर है कि लाखों के मजमे की कोशिश की जाए, और उन मजमों को अवाम ने जिस बुरी तरीके से पेशावर से रद्द करना शुरू किया, इंशाल्लाह आप देखेंगी कि इनका जो मुल्तान वाला जलसा है, या अगर लाहौर में हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट इसके बारे में क्लियर है कि वो किसी सूरत इनको अब इन जलसों ठीक है। आपका पॉइंट मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे डॉक्टर साहब की जानिब जाना है। मैं सियासी बयानबाजी पर बात पहले करूंगी, लेकिन पहले सेहत पर हम बात कर ले। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, आपने पहले कहा कि ये जो वायरस है अब सेकेंड वेव के अंदर ये अपनी शक्ल तब्दील कर चुका है, तो हमारी जो टेस्टिंग किट्स हैं क्या उसमें पॉजिटिविटी रेशो पे ये अफेक्ट करेगा? क्योंकि अगर अपनी शक्ल अपनी वो तब्दील कर चुका है तो क्या वो टेस्ट जब किया जाएगा तो उसमें ये साबित होगा कि ये कोरोना पेशेंट है या नहीं? जी बिल्कुल साबित होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर नेकलेस है, एक हार है 30,000 मॉलिक्यूल्स का, और जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 109 जगह यूनिक म्यूटेशन हमें मिली है जो हमने तहकीक करी है, तो ये शक्ल तब्दील कर रहा है, और पहली वेव में भी ये शक्ल तब्दील कर रहा था और अब भी कर रहा है। ये बराबर अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। कुछ जगहों पे तब्दीली से बहुत फर्क पड़ता है, कुछ जगहों पे तब्दीली से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि कहाँ पे म्यूटेशंस आ रही हैं, किस स्ट्रक्चर में इसके किस जगह पे म्यूटेशंस आ रही हैं। तो ये जो है हमें इस वजह से, क्योंकि ये शक्ल तब्दील कर रहा है, लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग में इसके अभी भी आप डिटेक्शन उसी तरह कर सकती हैं जिस तरह पहले कर रही थी। जो इसके वैक्सीन आएगी उसके बारे में जरूर एक सवालिया निशान होगा, क्योंकि वैक्सीन आने में 6-8 महीने लगेंगे, और जब तक ये किस शक्ल में आता है तो क्या वो वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं जिस शक्ल में होता है, और फिर कितने अरसे तक इफेक्टिव रहती है, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन लगा भी। मैं डॉक्टर साहब वैक्सीन की तरफ ही आपके पास आ रही थी कि हम तो एडवांस बुकिंग की जानिब जा रहे हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मेरे साथ मौजूद थी लास्ट प्रोग्राम में, तो उन्होंने बताया कि जी हमने एडवांस बुकिंग करवा ली है, पाकिस्तान को वैक्सीन मिल जाएगी जैसे तैयार होगी। अब ऑक्सफोर्ड की भी वैक्सीन तैयार हो चुकी है, फिजर ने भी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली है, चाइना की तरफ से भी वैक्सीन तैयार कर ली है, जिनकी ऑलमोस्ट 90% से प्लस जो उनके है वो मुफीद है ये वैक्सीन। तो लेकिन आप जो हकाइक बता रहे हैं उससे तो ये बिल्कुल बरक्स है, तो फिर हमने एडवांस बुकिंग की जानिब क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन हैं ये यकीनन जो मौजूदा शक्ल है वायरस की इसमें इफेक्टिव है, और बहुत ज्यादा चांस है कि 6-8 महीने बाद भी म्यूटेशन के बावजूद ये इफेक्टिव रहें। लेकिन कितने अरसे तक इफेक्टिव रहती है, वैक्सीन आपने ले ली तो आप 3 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं या 1 साल तक प्रोटेक्टेड हैं, कितने अरसे बाद दोबारा आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, यानी कि आपके जिस्म में जो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं वो कितने अरसे तक रहेंगी, इसके बारे में कोई डेटा अभी तक किसी कंपनी ने नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टडीज हुई नहीं है अभी तक। ये नया वायरस है और इसके ऊपर कोई स्टडीज नहीं है, तो ये भी एक सवालिया निशान है। और जो फाइजर की वैक्सीन है वो तो बेकार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो -80 डिग्री पे रखनी पड़ती है। जो चाइनीज वैक्सीन 2 जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, एक सीनोफार्म कर रहा है कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ, और एक और कंपनी जो है चाइनीज वो NIH के साथ
कर रही है कैंसिनो बायो। ये वैक्सीन जो है ये अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत मुस्बित हैं और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर और हमारे लिए होंगी पाकिस्तान के लिए बनिस्बत उन वैक्सीन के जो कि फाइजर जैसी वैक्सीन हैं। कुछ वैक्सीन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन तैयार करने की जानिब कोई सोचा जा रहा है कि हम ये वैक्सीन पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर है इंपोर्ट करेंगे तो वो फिर हमारी इकोनॉमी पे ही उसका इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा। हम 70 साल से सोए बैठे हैं, आज तक एक वैक्सीन हम यहाँ नहीं बना सके। सिर्फ एनिमल वैक्सीन हम बनाते हैं, बाकी सारी जो वैक्सीन है, बच्चों की वैक्सीन है, आप सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो है इसमें हमें सोचना चाहिए, यहाँ पे अपने आप डेवलप करना चाहिए ताकि हम खुद अपनी लार्ज स्केल वैक्सीन, कम से कम जो कॉमन वैक्सीन है वो बनाना बंद करें और यहाँ पे शुरू करें। यहाँ इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया अभी तक और हमें चाहिए कि इस पर आगे बढ़ें। आपने ये हुकूमत को सजेशन दी, जिस तरह आपने बताया कि कोई भी वैक्सीन हम तैयार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनिमल वैक्सीन, आप पोल्ट्री वैक्सीन वगैरह जो है ये आप तैयार करते हैं यहाँ, लेकिन जो ह्यूमन के लिए कोई वैक्सीन हम जी नहीं, आपके पास वो टेक्नोलॉजी, मतलब ये उसके लिए पूरी फैसिलिटीज चाहिए होती है, काफी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो हमें चाहिए कि वो सब डेवलप करें, क्योंकि आपके पास जो सब्सिडाइज आती हैं, जो बाहर से आप खरीदते हैं वैक्सीन, उनको फिर इंटरनेशनली सब्सिडाइज किया जाता है, इस वजह से आपको सस्ती मिल जाती है। अब तो पाकिस्तान में हमें अगर वो वैक्सीन पाकिस्तान में आती है तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? हमें अगर खरीदी जाए, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी, प्राइवेटली भी अगर वो खरीदना चाहे तो कोई कीमत, कोई अंदाजा है आपको? जी, जो बाहर वैक्सीन जो बिक रही हैं वो तो बहुत महंगी हैं, कोई 8,000, 10,000, 12,000, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही है वो है कि 600, 700, 800 रुपए के रेंज में ये वैक्सीन मिले, जो कि अफोर्डेबल होगी। अब ये जो है ये एक्चुअल प्राइस जो है वो क्या तय होती है और कितनी क्वांटिटी में वो मिलती है वो बताएगा, लेकिन जो ये चाइनीज वैक्सीन है ये मुझे लगता है कि मुनासिब दामों में पाकिस्तान को मुहैया होंगी और क्वांटिटी जो हमें चाहिए वो इसमें भी पाक चीन दोस्ती जो है वो आगे नंबर ले जाएगी। खैर डॉक्टर साहब, हमने सेकेंड वेव को आपने बताया कि ज्यादा खतरनाक है, पेशेंट को टाइम बहुत कम मिलता है, डेथ रेट इसमें ज्यादा है। फर्स्ट वेव पे ऐसे क्या सिर्फ एसओपीज की वजह से हमने काबू पा लिया था, कंट्रोल कर लिया था डेथ रेशो को भी और कोरोना के जो पॉजिटिविटी रेशो था उसको भी कंट्रोल? क्या हिकमत अमली थी हमारी जो हम सेकेंड वेव को काबू नहीं कर पा रहे? पहली वेव में ये हुआ कि आपने बहुत जल्दी लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि शुरू के पहले चंद हफ्ते जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। आग की तरह होता है ये, एक जंगल में आग लग जाए, एक दफा वो फैल जाए तो काबू करना मुश्किल हो जाता है, और शुरू में आग काबू कर ले तो आसानी होती है। तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी पॉलिसी रही हुकूमत की कि इन्होंने शुरू में लॉकडाउन किया, उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को भी दुनिया भर में सराहा गया। तो इस वक्त 4 या 5 हज़ार मकामात पाकिस्तान के लॉकडाउन में हैं और रोजाना के बुनियाद पर उनको रिव्यू किया जाता है, कुछ इलाकों को खोला जाता है, कुछ और को लॉकडाउन किया जाता है। सारी पूरी सनतें सारी बंद नहीं करी। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में देखें कितना बड़ा फेलियर हुआ है, तो कितनी तेजी से चला है, यही अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस और इटली वगैरह में। तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, लेकिन इसमें जब तक हम अवाम ताउन नहीं करेंगे ये पॉलिसी भी फेल हो जाएगी, क्योंकि अगर अवाम अपने आप को जल्द से जुलूसों में जाएंगे, आपस में मिलेंगे, तो ये पॉलिसी फेल हो जाएगी। हमें फिर मजबूरन कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अहम है कि हम दफा 144 मुल्क में, मेरी तो ये एडवाइस है हुकूमत को कि दफा 144 पूरे मुल्क में लागू करें। सारे जल्द से, चाहे वो हुकूमत करना चाहे जल्द से उनको भी इजाजत ना हो, ऑपोजिशन करना चाहे उनको भी इजाजत ना हो, कानून लेकर आए ताकि हर एक को रोक दें। इसी तरह हवाई जहाजों के अंदर जो पहले एसओपीज थे कि एक सीट खाली रहती थी, एक में बैठते थे, वही दोबारा लागू करें। वो भी इस वक्त हवाई जहाज भर भर के जा रहे हैं। इस तरह के इकदाम जब तक नहीं करेंगे हम आगे, ये जो है ये बहुत खतरनाक वेव आ रही है और ये बहुत जल्दी बेकाबू हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी, और आपने जो हमें आवाम को आगाह किया है और बताया कि इन एसओपीज पर अमल करें। और बहुत अच्छा पॉइंट है कि दफा 144 नाफिज करें, कोई हुकूमती बंदा भी जलसा जुलूस ना कर सके, कोई अपोजिशन का जलसा जुलूस भी ना कर सके। वहीद आलम साहब, क्या इस बात के साथ एग्री करेंगे आप? देखें जी, बात यह है कि अभी मेरा भाई मुझे कह रहा था कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि आप ये जलसे जुलूस करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। ये कोरोना का वायरस अपनी जगह पर जी, और भी बातें अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त आप गली मोहल्लों बाज़ारों में चले जाएं, मेरे ख्याल में आप किसी से कोरोना की बात करेंगे तो कोई सीरियस नहीं लेगा, लेकिन जब आप उससे टमाटर की कीमत की, अदरक की कीमत की बात करेंगे तो वो फट पड़ेंगे। वो बताएंगे आपको कि ये क्या हो रहा है, हमारी माशियत किस तरफ जा रही है, और रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो कीमतें बढ़ रही हैं
यानी किसी जगह पर ठहराव आ ही नहीं रहा। लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने सुबह अपने बच्चों को अंडे कैसे खिलाने हैं। इस मौसम में कभी भी 85-90 रुपए से ज्यादा नहीं हुए, आज 180-186 रुपए मिल रहे हैं। ये इन बातों की तरफ ध्यान दें, ये जाके देखें, और यही वो पॉइंट है जो लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलात हैं, जो ये दूर नहीं कर पा रहे, उसकी आगाही के दूर लिए। क्यों नहीं कर पा रहे, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ किया है और अपोजिशन आकर सड़कों पर जो आ रही है उसकी वजह क्या है। लेकिन अभी एक खबर है मेरे सामने जी, कोरोना से निपटने के लिए जो स्प्रे गाड़ियां की जाती हैं, स्प्रे व्हीकल्स होती हैं, उनमें से 14 स्प्रे गाड़ियां जो कि गैर फाल हैं, 15 मशीनें हैं जो कि गैर फाल हैं। ये सिचुएशन है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोरोना की हुकूमत इतनी सीरियस है। खैर, मैं मलिक साहब की जाने आती हूँ। मलिक साहब, आज खान साहब थे लाहौर में, मुझे ये बताइएगा कि मसाइल की भरमार है, किन अवामी मसाइल पर बात की उन्होंने? जी, आज जैसे आपने कहा कि खान साहब आज लाहौर आए थे, उन्होंने आज अपना बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। सबसे पहले तो आपने अवाम की मसाइल की बात की, तो गुलबर्ग और डिफेंस के अवाम की मसाइल को हल करने के लिए आज 1 अरब रुपये से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट था अंडरपास, उसका आज इफ्तिताह किया गया है। गुलबर्ग फिरदौस मार्केट अंडरपास का आज इफ्तिताह किया गया है। उसके बाद आज कोरोना पर खान साहब ने मीटिंग की है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उनको सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। उसके बाद एक स्पेशल मीटिंग हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद मलिक साहब ने उनको पंजाब में जो जारी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दी है। तो जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते हैं, वो आवाम की फलाह बहबूद और उन प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी को जायज़ा लेने, उनको देखने के लिए या कानून साजी के लिए या जैसे अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत के लिए, तो वो सारा का सारा अवामी फलाही दौरा पर उनके प्रोग्राम मुहित होते हैं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लीडरान की अमल और कौल में एक पेज पे हो गए, उस दिन अवाम भी सुख का सांस लेंगे। जरदारी साहब की बेटी की शादी मंगनी है, उसमें बिलावल हाउस में जो भी एंटर होगा उसको कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। अभी आज ये खबर चल रही थी कि सीमी रहीला काजी साहबा, जो काजी हुसैन अहमद साहब की बेटी हैं और MNA भी थी, वो जब मरियम साहिबा से उनकी दादी अम्मा की ताज़ियत के लिए गई तो उनको कहा गया कोरोना है, इसलिए वो नहीं मिल सकती। लेकिन अवाम जिनको ये भेड़ बकरियां समझते हैं, जिनको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी जानो माल की कोई परवाह नहीं। यही अवाम है जिसके साथ खान साहब भी गिलगित बल्तिस्तान में कर चुके हैं। मेरी गुजारिश, फिरदौस आशिक अवान की मिसाल, मतलब यही तो अपोजिशन कहती है कि जब जलसे जुलूस आपने करने होते हैं। मुझे मुकम्मल कर लेने दें सर, जल्दी क्विकली, ताकि मैं वही आलम साहब। मैंने आपसे पहले भी कहा कि PTI ने जो जलसे किए हैं, जब कोरोना की लहर तेज हुई, PTI ने अपने तमाम जलसों का शेड्यूल कैंसिल कर दिया। फिरदौस आशिक का भी मैंने कहा, वो सरगोदा में तकरीब में गई, अंदर जाकर वहीं से वापस आ गई और बगैर तकरीब में खिताब किए बैठी वापस आ गई। मैं सिर्फ ये अपोजिशन से मेरी गुजारिश है कि वो मुझे ये बता दे कि पिछले इनके सारे जलसे निकाल लें, मरियम बीबी की और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें निकाल लें। अच्छा। अगर उन्होंने 40-40 मिनट तकरीर की है तो उसमें से 38 मिनट उन्होंने रियासत और रियासत के इदारों पर कीचड़ उछाला है। ये अगर किसी जलसे में मरियम ने, बिलावल ने टमाटर की बात की हो, घी की बात की हो, किसी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात की हो, तो फिर भी इसके बावजूद भी ये जलसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है। मुझे ये बताएं कि अगर ये अपने जलसों का शेड्यूल 2 महीने बाद का कर लें तो कौन सी इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी? कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट को जवाब आप ना दे, फिर जवाब मुझे ऑपोजिशन से जानने दें। जी वहीद साहब, बात यह है कि भाई ने ना बात का रुख बदल दिया। अब मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आपने उनसे सवाल किया कि हुकूमत तो ये कह रही थी कि हम एडवांस बुकिंग कराने जा रहे हैं कोरोना वायरस का, जो वैक्सीनेशन जो हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो भी बात उस वक्त हुई थी
मैं आपको याद करा दूं कि ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान कोरोना वायरस की जो दवा है वो नहीं खरीदेगा। ये बात आ गई। उसके बाद जब तनकीद हुई तो उसके बाद ये लफाजी की गई कि जी हम एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। ओ बाबा, ये कौन एडवांस बुकिंग, कैसी बच्चों जैसी बातें हैं कि हम एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, देखें इन्होंने इतनी बातें की हैं, आप तमाम जलसे जुलूस उठाकर देख लें, आप लोगों में जो लोगों की तकालीफ हैं उनके मुताबिक ही जलसे जुलूसों में भी बात होती है। और ये कहते हैं क्या कयामत आ गई है? मैं कहता हूँ कयामत से बड़ी कयामत है कि इस तरह जो हुकूमत इस टॉपिक पर इक़्तिदार में आए कि मैं लोगों के लिए फलाह बहबूद के काम करूंगी और वो फलाह बहबूद का एक भी मंसूबा ना मुकम्मल कर सके और लोगों की जिंदगियां तलख हो जाएं, इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है? वही साहब, एक सवाल मेरा लीजिएगा, मुझे ये बताएगा कि अवाम की जान को खतरे में कौन डाल रहा है, ऑपोजिशन या हुकूमत? देखें, पहली बात ये, मैं पहले भी बात की कि सीरियसनेस में एक बात रह गई थी कि इमरान खान साहब ने कुछ दिनों में खुद कहा, जरा अंदाजा करना अपने सीरियसनेस का कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन जैसे दूसरे से बात ना आई तो मैं लॉकडाउन लगा दूंगा। सियासी बना दिया जी। बात समझ गई आप? इसके बाद ये सीरियसनेस है उनकी। देखें, मैंने पहले कहा हम अपने जो जलसे जुलूस कर रहे हैं उनमें SOPs का पूरा ख्याल रखेंगे, किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। उनको ख्याल रखते हुए जो इस वक्त लोगों को तकालीफ हैं, इस वक्त जिसमें मुब्तला हैं, उनका आदा करना, उन बातों को बताना अपोजिशन का काम है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अच्छा, इस बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, हम बात जब ये करते हैं ना, ये बजाय इसके कि उसकी कोई रेमेडी तलाश करें, ये उससे दूसरी तरफ आ जाते हैं, सियासत की तरफ। ये NRO मांग रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओ बाबा, अगर हम कह रहे हैं ना कि महंगाई है, महंगाई को कम करें। हम कह रहे हैं ना टमाटर महंगे हैं, टमाटर को कम करें। आप वादा करके आए थे कि जो चीनी महंगी होती है तो वजीर आजम चोर होता है। आज चीनी 53 रुपए से 115 रुपए है। इसको बताएं कि कौन चोर है। हमें तो ये चाहिए कि आपने कहा था मैं इसे बेहतर करूंगा, हमें 52 रुपए चाहिए। इसी तरह साहब तो अभी ये फरमा रहे थे कि आप लोग अपने जलसे जुलूसों में ये महंगाई पर या अवाम के इशू पर बात ही नहीं कर रहे। वो तो अभी ये कह रहे थे। आप जलसे जुलूस आप देख रही हैं, आपके सामने लोग आप उठाकर देख लें, आप देख लें, उसमें तमाम बातें होती हैं। देखें, अगर आधे घंटे में एक टारगेट होता है कि एक टॉपिक होगा हुकूमत के खिलाफ, एक होगा अदारों के खिलाफ, एक होगा महंगाई पर, एक होगा अमन के खिलाफ। एक टॉपिक होते हैं हमेशा। बात होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? यही बात, और तो बात है ही कोई नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उसमें महंगाई का कोई जिक्र था? ठीक है, सवाए रियासती इदारों के सरबराह का नाम लेकर इस मुल्क की बदनामी, जड़ों को खोखला करने आपकी बात बता चले। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए। मैं कह ठीक है, बात हो गई, आपकी बात मैंने मान ली, उन्होंने कहा। लेकिन ये कौन तस्लीम करेगा कि इमरान खान साहब अमेरिका गए तो कहा मेरे बिजनेसमैन चोर हैं। इमरान खान साहब आप इंग्लैंड गए तो आपने कहा मेरा ब्यूरोक्रेट चोर है। आप वहां गए तो आपने कहा सारी पाकिस्तान कौन चोर है। उधर गए चाइना में तो कहा कि मेरे सियासतदान चोर है। ये अदारों की लाइन नहीं है। आप अमेरिका चले गए, ये क्या है? आप सारी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि हर चीज जो है, हर महकमा जो है वो इमरान खान जाकर खुद बता रहे हैं। और इमरान खान साहब की वो 21 तकरीरें उठाकर देख लें, उन्होंने किस तरीके से अदारों को मुलायन किया है। हम तो इस बात पर नहीं करते, हम तो नाम नहीं लेते, वो खुद आकर नाम ले रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो फौज में बगावत डाल रहा है। हम तो नहीं कह रहे कि बगावत डाल रहा है। अच्छा, जब आप आर्मी चीफ का नाम लेकर उस पर तनकीद करेंगे तो इसका क्या मतलब है? और जब मुझे बताएं, एक मिनट मेरी गुजारिश सुन ले फिजा, और अगर इस मुल्क का वजीर आजम जो कस्टोडियन भी होता है, जो जिसकी पोजीशन एक फादर की भी होती है, जिसकी पोजीशन एक बड़े की भी होती है, जब उसकी आवाम इनके जलसों की वजह से मरना शुरू हो जाएगी तो वो क्या लॉकडाउन नहीं करेगा? वो क्या इनको इजाजत देगा कि वो अपनी आवाम में मौत को बांटने की ये जो कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश ना करे? कौन उसको रोकेगा? मुझे बताएं, किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की जिम्मेदारी नहीं है आवाम की जानो माल की हिफाजत करना? मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज नवंबर 25 तारीख है, अगर ये फरवरी से अपने जलसे शुरू करें तो कौन सी क़यामत है जो आ जाएगी? क्यों ऐसी कौन सा स्क्रिप्ट लिखा गया है,
ऐसा कौन सा मंसूबा जेर अमल है अपोजिशन का, और कौन सी ताकतें हैं जो इनको फीड कर रही हैं, जो इस मौत की बीमारी जो इस अवाम की जानों को खतरे में डालने के बावजूद ये लोग जो है ये बाज नहीं आ रहे। इनके बच्चे तो कोरोना से महफूज रहने के लिए अपने घरों में मुकीद है, और अवाम जो है आज तक मुझे बताएं कोई एक पीडीएम के जलसे में एक एसओपीज फॉलो हुआ कि नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन मलिक साहब एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, जवाब जानूंगी ऑपोजिशन का, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं क्विकली वही साहब आपकी जानिब आती हूँ कि पहले जब हुकूमत ने लॉकडाउन किया था और इसको खोल दिया था, तब अपोजिशन कहती थी जी अवाम की सेहत से खेला जा रहा है, लॉकडाउन को बरकरार रखा जाए। अब अगर लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो कोरोना इतना सीरियस नहीं है, हुकूमत जानबूझ के ऐसा कर रही है सिर्फ जलसे खत्म करने के लिए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि ये अब ना ये जो इंसाफ के नाम पर कायम हुकूमत थी, ये जुल्म की वो हुकूमत है जो अपनी जिंदगी के लिए मैयतों पर सियासत कर रही है, झूठ पर मबनी सियासत कर रही है। मैं इनको इंतबाह कर रहा हूँ कि लोगों की माशी हालत का, मुश्किलात का अंदाज़ा करें। अनकरीब ये सैलाब इनको बहा कर ले जाएगा, इनको पता चल जाएगा। इनको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी यही है कि हर ख़ानदान इस वक्त इतनी बड़ी मुसीबत में है आप माशी तौर पर कि जिसका अंदाज़ा लगाना इनको नहीं पता चल रहा। ये ना ये मलिक साहब क्या कहेंगे? फिजा शुक्र है अपना वही साहब ने मेरी बार बार बात पर महंगाई की तरफ तशरीफ़ ले आए हैं। मैं ये कहूँगा कि मुल्क सबसे पहले है, अवाम सबसे पहले है। हमने भी इधर रहना है, इन्होंने भी इधर रहना है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। बराए मेहरबानी कोरोना की इस लहर से गुजरने दें। आपका जमहूरी हक है, आप जलसे करें, जुलूस करें, मार्च करें, भूख हड़ताल करें, ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन आप इस कीमत पर के लोगों की जानों को खतरे में डाल लें, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई सियासी जमात मुस्लिम लीग नून का तर्ज अमल इख्तियार कर सकती है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे हुकूमत क्यों नहीं आती? बिल्कुल अपोजिशन के साथ कोरोना पर हुकूमत तैयार है। अगर अपोजिशन जो होती है वो वेटिंग इन गवर्नमेंट होती है। अपोजिशन ने आज तक कोई कोरोना के मतलब हिकमत अमली, कोई प्लान, कोई सजेशन कौमी असम्बली के फोरम पर, पंजाब असम्बली के फोरम पर कहीं नहीं। गलत बात सिर्फ कह रहे हैं। एक बात, कायदे मोहतरम मियां शहबाज शरीफ ने आते ही कायदे मोहतरम को तो उन्होंने पूरा प्लान आपको दिया था और बतदरीज आपको उस पर अमल करना पड़ा। आपको अमल नहीं तो आप कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं हाँ तो आज की बात कर रहा हूँ ना, आज को बात कर रहा हूँ कि हम एसओपीज पर अमल कर रहे हैं। हर मामले में एसओपीज पर अमल कर रहे हैं, हर चीज में, जलसा हो, जुलूस हो, कोई महफिल हो, हम हर एक पर एसओपीज पर अगर अमल टेबल टॉक कर पे भी रहे यही हैं। सूरत हाल रहनी है तो लाजमी तौर पर लम्हा फिक्री है कि हुकूमत को आगे क्या करना है और अपोजिशन को आगे क्या करना है। अवाम की जानों पर मत खेलें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।